वैष्णव जन तो तेने कहिए वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जान रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे पर दुखे उपकार करे कोई पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आड़ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे वैष्णव जन तो सकल लोक मां सहुने बंदे निंदा न करे के निरे सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे के निरे वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे वैष्णव जन तो समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे जीवा थकी असत्य न बोले जीव्या थकी असत्य न बोले पर धन नव झारे हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे वैष्णव जन तो मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे
राम नाम शु ताल रे लागी, सकल तीरथ सेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। जिसके सिर पर निज हाथ धरा, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रिकुटि देख। तुम अचल मेखला बन भूकी, खींचते काल पर अमिट रेख। तुम बोल उठे, युग बोल उठा, तुम मौन रहे, युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा, युग धर्म तना। दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से, तुम काल चक्र की चाल रो। नित महाकाल की छाती पर लिखते करुणा के पुण्य श्लोक। हे युग दृष्टा, हे युग दृष्टा, हे युग दृष्टा, हे युग दृष्टा। पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडहर में। उगता अभिनव भारत स्वतंत्र, उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। सोहनलाल द्विवेदी जी की इन पंक्तियों के साथ नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन के फेसबुक पेज की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व ही श्रद्धानत है और महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। आज उसी क्रम में विदुष बैटन जो लगातार समानता के मूल्यों के लिए आवाज उठा रहा है, उसके लिए कार्य कर रहा है, उसी क्रम में आज हम सब भी गांधी पर जो हमारे विचार हैं, गांधी जो हमारे लिए हैं, जो हम गांधी के विचारों से सीखते हैं, अपनाते हैं और लोगों को बांटने की कोशिश भी करते हैं, उस पर हम सब अपने अनुभव को साझा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आज जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतिथि हमारे बीच में है, वो बहुत प्रमुख हैं हमारे लिए। मैं बार बार आपका अभिनंदन करता हूं डॉक्टर काकोली राय जी। पूरे विदुष बैटन परिवार की ओर से, हमारे सभी दर्शकों श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे नहीं, सभी देखने वालों को मुझे लग रहा है कि आज जिस आवाज ने आज आपका परिचय दिया है और गांधी जी का जो बहुत प्रिय भजन भी, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने दे। असल में जो उन्होंने मानवता की परिभाषा, असल में मानव कौन है, वैष्णव कौन है, उसकी परिभाषा बताते हुए जो समाज को, विश्व को संदेश दिया है, इस भजन के माध्यम से आपने सब कुछ मुखरित किया। मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपका परिचय देकर और उसके बाद आज की बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा और गांधी के जो विचार से आप प्रभावित हुई, आपके लिए जो गांधी हैं, मैं उस पर बातचीत करूंगा। जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम भी है कि गांधी मेरे लिए, हम सबके लिए गांधी क्या है, उस पर हम आज काकोली रॉय जी को सुनेंगे। काकोली रॉय जी का काम भी जिस तरह से मैं देखता हूं तो मुझे लगता है गांधी हमेशा अंतिम जन की बात करते थे। लेकिन एक बार जब आप देखेंगे
कोली राय जी जिस तरह का काम कर रही हैं, उनको तो कभी कभी लगता है समाज ने अंतिम जन्म में भी शामिल नहीं किया। मतलब मौका मिलता है कि हम बाहर का रास्ता जो है वो दिखा देते हैं। लगभग 39 वर्षों से आप मानसिक रूप से अस्वस्थ रोगियों का इलाज कर रही हैं, और सिर्फ इलाज ही नहीं कर रही हैं, लगातार सफल भी हुई हैं उनको सामाजिक महत्व दिलाने में। जिनका कोई नहीं होता है उनको आप थामते हुए और आगे हाथ, जो बापू कहते हैं कि अ, हाथ बढ़ाते हुए, एक दूसरे का हाथ थामते हुए चलने की जो बात बापू कहते थे, वो सब कुछ आपके काम में दिखता है। तो आपका परिचय जो है वो आपका काम है। आपने दिग्दर्शिका की स्थापना की, और उस दिग्दर्शिका के माध्यम से आज आप रोशनी फैला रही हैं उन सभी युवाओं को, बच्चों को, बहुत सारे वयस्कों को भी। उनकी मानसिक की संतुलन ठीक नहीं है, उनके लिए आप लंबे समय से इलाज कर रही हैं, और लगभग 21,000 केसेस में आपने सफलता प्राप्त की है। इन विषयों पर, मानसिक रोग से निबंध संबद्ध विषयों पर आपके लगातार लगभग 115 आलेख भी प्राप्त हुए हैं। आप शास्त्रीय गायिका तो हैं ही, इन तमाम कामों के बीच में गायन जो है वो आपका शौक तो है। आपने पूरी शिक्षा ली है शास्त्रीय संगीत की, और आप आज वो आपकी आवाज में दिख रहा था। तो भोपाल में रहकर इस समय गांधी की तरह ही समाज सेवा, पूरे पूरे विश्व को एक संदेश आप दे रही हैं, एक रोशनी दे रही हैं। ये आपका परिचय है। मैं बहुत सारी बातें हम लोग बातचीत में भी करेंगे, लेकिन अभी मैं विषय पर आते हुए आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए गांधी क्या हैं, और आप उनके विचारों से किस तरह से प्रभावित हैं, डॉक्टर ताकोली रॉय जी। हाँ जी, सबसे पहले तो परिचय, बहुत सुंदर परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। मैं आभार प्रकट तो आपका करना चाहिए कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं ऐसे बात शुरू करती हूँ कि जैसा आपने कहा कि लगभग 40 वर्ष यानी 39 वर्ष हो चुके हैं मैं इस फील्ड में, यानी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के रूप में मैं कार्यरत हूँ। तो नेचुरली जो 40 साल से मैं ये काम कर रही हूँ, मेरा सोचने का तरीका, मेरा देखने का नजरिया, मेरा सब कुछ शायद मनोविज्ञान में परिवर्तित हो चुका है, और मैं वही देखती हूँ, उसी तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट करती हूँ। आज क्योंकि 2 अक्टूबर है और हम लोग महात्मा गांधी जी की बातें कर रहे हैं, उनके बहुत से गुण हैं, अनगिनत। शायद 1 घंटे के चर्चा में हम लोग कभी भी उसको सम्मिलित नहीं कर पाएंगे। मैं स्पेशली जिस तरह से देख रही हूँ, मैं 2 पहलुओं पर प्रकाश डालना चाह रही हूँ। पहला मैं अभी ले रही हूँ, मेरे हिसाब से मैं जैसा देखती हूँ कि महात्मा गांधी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उनके अंदर इतनी सारी चीजें थी, इतनी सारा उन्होंने प्रयोग किए हैं मनोविज्ञान के, और किए हैं क्योंकि उनका कथन है, उनका कहना भी था कि हर चीज वो दूसरों से बाद में कहते थे, खुद पहले करते थे। और मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारे प्रयोग उन्होंने खुद किए हैं, और तब लोग उनके साथ जुड़े हैं। बहुत सारे थेरेपीज या बहुत सारे चिकित्सा की तकनीक हम लोग अपने सेवाओं में यूज करते हैं, जिनमें से एक होती है व्यवहार चिकित्सा, या शायद इसका इंग्लिश ज्यादा लोग जानते हैं, थेरेपी नाम से आजकल बहुत प्रचलित है कि सभी जानते हैं थेरेपी क्या होता है, जिसमें से एक थेरेपी होता है बिहेवियर थेरेपी। तो बिहेवियर थेरेपी की जब हम बात करते हैं, व्यवहारिक थेरेपी की जब हम बात करते हैं, व्यवहारिक चिकित्सा की जब हम बात करते हैं, तब हम उनको ऐसा देखते हैं कि उन्होंने इनकी तकनीकों को बखूबी से निभाया था उस जमाने में। अगर हम लोग थोड़ा सा, मैं बताना चाहूंगी कि क्या होता है ये व्यवहारिक चिकित्सा। व्यवहारिक थेरेपी कोई अजूबा चीज, कोई बहुत अलग सा चीज नहीं है। हम आप बच्चे से लेकर बड़े तक, हर एज ग्रुप के लोग, हर तरह के लोग, कभी ना कभी हर रोजमर्रा के जीवन में हम लोग ये तकनीकें प्रयोग में लाते हैं। जैसे एक बच्चा अगर
आज जल्दी खेलने जाने के लिए माँ से अनुमति मांगना चाह रहा है, तो वो कुछ ऐसी तकनीक सुबह से सोचने और करने लगता है ताकि माँ आसानी से उन्हें अनुमति दे दे और वो जो चाह रहा है वो हो जाए, यानी माँ को वो पटा ले, माँ वो मान जाए। तो वो कुछ ना कुछ जो माँ को पसंद है, जो जिससे माँ खुश होती हैं, जल्दी उठ जाना, जल्दी होमवर्क कर लेना, जल्दी पढ़ाई कर लेना, जो चीज वो चाहती हैं कि वो हेल्प करा दे, वो नहा लेना, खाने आ जाना, दूध में रोज नखरे करते हैं, आज नहीं कर रहा है वो बच्चा। इस तरह से वो सारी चीजें ऐसे ऐसे रखता है और लगातार रखता है कि माँ को वजह ही नहीं मिलती कि वो ना कहें, और वो परमिशन दे देती हैं। ये थी बच्चे की बात। हम दूसरी बात करें, वयस्कों की बात करें कि एक दुकान चलाने वाला अपने अपने ग्राहक को कुछ बेचना चाह रहे हैं और उनके पास जो सामान है वो उनका मूल्य ज्यादा है, वो दूसरे दुकानों की अपेक्षा अलग है, तो वो अपने संवादों में, अपने कम्युनिकेशन में, अपने कन्विंसिंग पावर में वो ऐसा कुछ तकनीक जरूर यूज करते हैं ताकि ग्राहक समझ जाए और उनकी चीज बिक जाए। यानी मैं कहना चाह रही हूं कि हम लोग हर क्षेत्र में व्यवहार चिकित्सा की विधि अपनाते हैं, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो जो पेशेवर यानी जो हम यूज करते हैं बिहेवियर थेरेपी, उसमें और रोजमर्रा के जीवन में जो सब लोग यूज कर रहे हैं उसमें जरा सा अंतर है। वो सिर्फ यही है कि एक या दो बार माँ करती हैं, बच्चा करता है, कोई और करता है, टीचर करते हैं, शिक्षक से बच्चा करता है, बच्चे से शिक्षक करते हैं, लेकिन एक दो बार रिजल्ट्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, फिर छोड़ देते हैं। वो लगातार नहीं होती, वो जो प्रयोग करने की बात है वो लगातार नहीं होती, वो हम छोड़ देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थेरेपी में कि लगातार हो, और दूसरा ये अंतर है उन दोनों में। और दूसरा एक और चीज होता है कि जैसे बिहेवियर थेरेपी में ही अगर हम बात करें कि मम्मी ने किसी बच्चे की बात नहीं मानी लेकिन वो पापा के पास गया तो पापा ने मान ली, या पापा मम्मी ने दोनों ने नहीं मानी लेकिन वो दादा के पास गया या दादी के पास गया तो उन्होंने उसकी जिद पूरी कर दी, ऐसे में भी व्यवहारिक चिकित्सा नहीं हो पाती। यानी इसीलिए हम रोजमर्रा के जीवन में करते जरूर है कुछ तकनीक, लेकिन लगातार नहीं कर पाते, इनका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। चिकित्सा में जब हम लोग थेरेपी करते हैं, और अगर हम महात्मा गांधी जी के व्यवहार को देखें, उनकी लगनशीलता, उनकी लगातार बने रहने की क्षमता, बार बार करना और सब लोग मिल के करना, वो एक रूपता सबके साथ करना, ये जो प्रिंसिपल्स बिहेवियर थेरेपी के आज हम यूज कर रहे हैं, ये उन्होंने कब नियम बना दिए थे, लिख दिया था। और हम उनको अभी मतलब हम उनकी अनुयायी हैं एक तरह से, इस मायने में कि हम ये सब अपने चिकित्सा में यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी यहाँ पर विशाल कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। एक बच्चा आया क्लिनिक में, मम्मी पापा लेके आए, वो बहुत जिद्दी है, इतना जिद्दी है कि हर चीज में वो जिद करता है, और उसकी बात अगर नहीं मानी जाती तो वो मतलब घर सिर पे उठा लेता है, वो लौटता है, चिल्लाता है, सामान फेंकता है, रोता है, वो सबको मारता है, खुद को चोट पहुंचाता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है, न जाने कितने इस तरह के व्यवहार करता है, इसलिए क्योंकि वो कोई जिद करता है और वो उसकी पूरी नहीं हो रही है। इसको हम लोग समस्यात्मक व्यवहार कहते हैं, या अवांछनीय व्यवहार कहते हैं, या अनडिजायरेबल बिहेवियर कहते हैं। इन सब चीजों से जब वो हमारे पास आते हैं और हम लोग व्यवहारिक चिकित्सा करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम पूरे परिवार को साथ लेते हैं। बच्चा, चलिए उसका नाम मुकेश है, उसके माता पिता,
और साथ में उसके दादा दादी भी रहते हैं, यानी जॉइंट फैमिली है। तो हम सबको यहाँ बुलाते हैं, सबको बैठाते हैं, सबको बराबरी से बैठाकर बताते हैं कि ये समस्या आप सबको हो रही है और सब पूरा घर परेशान है। क्या आप लोग तैयार है इसको ठीक करने के लिए? सब लोग तो हाँ बोलते ही हैं, क्योंकि घर वाले बहुत परेशान हैं। मुकेश भी हाँ बोलता है, क्योंकि वो भी परेशान है, उसका भी हालत खराब हो रही है अपनी जिद कर करके और टेम्पर टैंट्रम्स दिखाकर। इस तरह की जो वो अपना व्यवहार दिखा रहा है उससे वो थक रहा है। वो तैयार है कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं, और तब हम उनको ये कहते हैं कि कैसे करना है। मैं फिर से महात्मा गांधी जी के व्यवहार की तरफ ले जाऊंगी। उनके अनगिनत व्यवहार हैं, जिनमें से मैं एक ले रही हूं, जो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम सबको पता है कि वो क्या था, क्यों किया था, कैसे किया था। मैं मोटा मोटा थोड़ा सा बताना चाहूंगी। विदेशी हमारे देश में बस गए थे। वो न केवल बस गए थे और रह रहे थे, बल्कि अत्याचार कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, और बहुत से दूसरे व्यवहारों के साथ एक ये व्यवहार उनका था कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे, जिनमें से एक कपास है, और वो ले जाकर विदेशों में पहुंचाते थे, निर्यात करते थे। वहां पर वो कुछ लागत लगाते थे और उसको बहुत सुंदर कपड़ों में परिवर्तित करते थे। बहुत बेहद कीमती, बहुत सुंदर कपड़े बन जाते थे। उसके बाद वो वापस लाते थे और हमें ही लेने का के लिए विवश करते थे और हमें ही बेचते थे। उससे उनको क्या फायदा होता था? मान लीजिए, ये आंकड़े तो मैं शायद नहीं बोल रही हूं, लेकिन मान लीजिए सिर्फ समझने के लिए कि 2 रुपए की अगर हमने कपास खरीदी, वो उन्होंने खरीदी, और वहां जाकर उन्होंने लागत जो लगाई वो 15 रुपए की और लगाई, यानी उनका जो खर्च हुआ वो 17 हुआ, और यहाँ आकर वो 700 रुपए में बेचते थे उस चीज को, वो 1 किलो रुई को, 1 किलो कपास को। और ऐसे में वो मालामाल हो जा रहे थे, उनकी बहुत आमदनी बढ़ रही थी, और हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने समझा, और आपको पता है फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा, कपास यहां से ले जाना है, ले जाओ। उन्होंने कहा, वहां जाकर उसमें लागत लगाकर उसको बहुमूल्य बनाना है, बनाओ, बेशक बनाओ। उन्होंने कहा, उसको वापस ले आओ, ले आओ, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप ही फिर इसको क्रय करो, इसको खरीदो और हमें संपन्न बनाओ, ये हम नहीं मानेंगे। और इसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन इस तरह से किया कि धीरे 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 उनकी बिक्री बंद हो गई। पूरे मास, पूरे भारतवासियों ने मिलकर ये ठाना, उनके साथ चल पड़े, और हमने मना किया कि हम नहीं खरीदेंगे। और उस आंदोलन के बाद सबको पता है क्या हुआ। धीरे धीरे जब उनको लॉस होने लगा, तो कुछ लोग छोड़ के जाने लगे। और बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर भारत छोड़ो का ये भी था। मैं फिर से वापस आ रही हूं कि इसी तरह की चीज जब हम लोग परिवार को साथ बैठाते हैं, तो हम लोग यहीं से इस थेरेपी को शुरू करते हैं कि मुकेश, आज से हम लोग एक नया खेल खेलते हैं। जब भी तुम जिद करोगे कि मुझे वो रिमोट कंट्रोल वाली लाल कार चाहिए, और आज ही चाहिए, और अभी तक क्या होता था, माँ नहीं देती थी, दादी नहीं देती थी, दादा चुपके से बचे हुए पैसे ले जाते थे और वो ले आते थे और उसको मिल जाती थी। आज जब सब यहाँ बैठे हैं और सब लोग सहयोग दे रहे हैं थेरेपी में, तो उनको ये बताया जाता था मुकेश के सामने कि देखो, जब भी इस तरह का व्यवहार होगा, जिसको हम लोग अनडिजायरेबल या अवांछनीय कह रहे हैं, तो हम बाकी सारे लोग, दादा दादी, मम्मी पापा, चुप हो जाएंगे। हम डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, समझाइश नहीं देंगे, उपदेश नहीं देंगे, सजा नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे।
कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ चुप हो जाएंगे। उसने फिर से जिद करेगा वो, तो मम्मी के पास जाएगा, मम्मी चुप। वो बहुत इधर उधर जैसा वो करता है वैसा करेगा, फिर वो दादी के पास जाएगा, दादी भी चुप। दादाजी के पास जाएगा, दादाजी भी चुप। वो आनंद फानन में पापा को ऑफिस में कॉल लगा देगा, और पापा भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, चुप। वो तो परेशान हो जाएगा, और जितना मैक्सिमम अपना बिहेवियर खराब उसको दिखाना है वो सब कर सकता है। पर्दे फाड़ देगा, कपड़े फाड़ देगा, ये करेगा, वो कर, ना जाने क्या क्या करेगा। लेकिन फिर भी कोई उसका साथ नहीं देगा, लेकिन कोई उसको किसी तरह का रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इस बीच अगर लंच आवर हो जाता है, पापा ऑफिस से घर आते हैं, तो वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, दरवाजा पीट रहा है, लेकिन टेबल पर कितनी थालियां लग रही हैं? जी हाँ, सही कह रहे हैं, सिर्फ 4। मम्मी, पापा, दादा, दादी। मुकेश की थाली नहीं लग रही है, और वो पूरा अपना चुपचाप खाना खाते हैं, अपने अपने काम में फिर से लग जाते हैं, उसको खाना भी नहीं मिलता। बहुत दर्द होता है माँ को, बहुत दर्द होता है घर वालों को, लेकिन ये जो व्यवहार लगातार अगर वो लोग करेंगे, तो क्या मुकेश, हम मुकेश से भी बात कर रहे हैं क्योंकि वो भी इस थेरेपी में बैठा है, क्या इससे फायदा नहीं होगा? कुछ दिनों बाद ही वो 1 या 2 बार या 3 बार के बाद ही शायद, जिससे फायदा ही नहीं होता है, उस व्यवहार को कम कर देगा या नहीं करेगा। यही व्यवहार का सिद्धांत है, और वो वही करेगा। और इसके साथ साथ हम लोग एक खेल भी सिखाते हैं कि अगर बाय चांस पापा ने उपदेश दिया, मम्मी ने समझाइश दी, दादाजी ने सजा दी या डांट पड़ी, तो हम बच्चे को भी अधिकार है कि वो सामने जाकर ताली बजाएगा कि वो सब भी मना है। तो वो इस आंदोलन में सबकी भूमिका रहेगी। बच्चा खुद कह रहा है कि देखो मैं जिद कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं बोलना है, और धीरे धीरे रिजल्ट्स इस तरह से मिलने लगेंगे। जब लगातार और कंसिस्टेंट बिहेवियर घर वालों का बना रहेगा, तो डेफिनेटली फायदा उससे होगा और उसका व्यवहार सुधरने लगेगा, सुधर जाएगा। तो ये मैंने गांधी जी के जितने भी बहुत सारी खूबियां हैं, जिनमें से एक को मैं यहाँ पर मैंने बताया कि हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं, और उससे फायदा हमें मिलता है। तो वो मुकेश ठीक हो रहा है, घर वाले खुश हो रहे हैं, पूरे फैमिली को फायदा मिल रहा है, और दूसरी तरफ मुकेश जब अच्छा व्यवहार कर रहा है, जब वो कहना मान रहा है, जब वो खुद ये कह रहा है अच्छा जब आपके पास पैसे होंगे तब दिला देना, अभी नहीं, तो उसकी खूब तारीफ हो रही है, उसके खूब सम्मान किया जा रहा है, उसको साथ बैठकर उसके साथ खेला जा रहा है, उसके साथ खाना खाया जा रहा है, उसकी प्रशंसा हो रही है। पापा ऑफिस से आते हैं तो बाकी सब लोग उसकी बातचीत करते हैं, उसकी खूबियों को बताते हैं। तो अगेन व्यवहार चिकित्सा का जो उद्देश्य होता है या सिद्धांत होता है, वो यही होता है कि जिसमें एनकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, वो व्यवहार बढ़ जाता है। तो ऐसे ही व्यवहार चिकित्सा जो शायद वहां से सीखा हमने, और हम आज भी यूज करते हैं इसको। आपने व्यवहार चिकित्सा को जिस तरह से अपने जीवन में उतारा है, और अभी आपको सुनते हुए तो लगातार हम सभी बहुत समृद्ध हो रहे थे, और इतनी खूबसूरत तरीके से किसी विचार को जीवन में उतारना और उस पर चलना, ये सच में बहुत सीखने वाली बात है। इस बातचीत, अभी एक पहलू आपने बताया गांधी के विचार से प्रभावित होने का, और पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, चूंकि बातचीत आज एक सांगीतिक यात्रा के रूप में भी होने वाली है। और जैसा कि मैंने आप सभी दर्शकों को बताया भी कि काकोली जी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के साथ साथ उन्होंने शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा ली है, वो शास्त्रीय गायिका हैं, तो हम उनसे कुछ सुनेंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों से जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई सवाल हो काकोली जी से, तो आप कर सकते हैं उनसे, या फिर मेरे लिए गांधी, आप सबके लिए गांधी क्या है, आपके कोई अनुभव हो, आप अपने व्यवहार में गांधी को किस तरह से अपनाते हैं, अपनाया है, तो कुछ भी कहना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, वो बात हम तक पहुंचेगी। काकोली जी, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और पहलुओं को भी जानेंगे आपके व्यवहार में
आपकी दिनचर्या में गांधी किस तरह हैं। लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि आप एक और गीत हमारे दर्शकों को जी सुनाएं, एकला चलो रे। ये जी जरूर। मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये कंपोजिशन आप सबको सुनाना चाहूंगी। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা चलो रे। तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे। ओ तू चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা কেউ কথা না কয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়। তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। यदि कोई भी ना बोले ओरे ओरे ओ अभागे कोई भी ना बोले। यदि सभी मुख मोड़ रहे सब डरा करें। यदि सभी मुख मोड़ रहे सब डरा करें। तब डरे बिना हो तू मुक्त कंठ अपनी बात बोल अकेला रे। ও তু মুক্ত কণ্ঠ अपनी बात बोल अकेला रे। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে যায়। যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়। যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়। তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে। ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও অভাগা আলো না ধরে। যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে। যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে। তবে বজ্রানলে ও তুই বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে। আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে तो फिर चल अकेला रे। तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे। ओ तू चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। थैंक यू। बहुत सुंदर रचना भी है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, और उतनी ही खूबसूरती से आपने इसे
गाया भी है। इसके लिए बहुत बहुत आभार काकोली जी आपका एक बार फिर से। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गांधी जी के जो विचार हैं, कब ऐसा लगता है, कब वो पहली बार आपको उनका प्रभाव अपने ऊपर दिखता है, या कब लगता है कि उनके इस विचारों को अपनाने की आवश्यकता है जीवन में, अगर उसके बारे में कुछ साझा करना चाहें। उनके विचार जब भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनको और पढ़ते हैं, शायद वो इतने डीप हैं, इतने गहरे हैं कि जितना भी पढ़ो शायद उतना कम है। हम लोग छोटी छोटी, अगर हम लोग बिल्कुल छोटी छोटी चीज को भी समझें, परखें और उसका अंश भी अपना लें, तो शायद हमारा जीवन बहुत सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपने पूछा कब, शायद बहुत पहले से, स्पेशली जब हमने मनोविज्ञान पढ़ना शुरू किया, मनोविज्ञान की तरफ आए, तो अ, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि हमने हमने उनसे ली हैं। मैं 2-3 चीज़ें इसमें कहना चाहूँगी। जैसे बिल्कुल आपने शुरू में ही कविता पाठ के समय कहा था, सादा जीवन उच्च विचार की बात कहें या सत्य और अहिंसा की बात करें, उन्होंने जो कहा उससे पहले उन्होंने किया, और वो उसी को राह बनाकर आगे बढ़ने लगे। मनोविज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन है, उसमें भी वार्तालाप है, उसमें भी कथोपकथन है। जो हम सुनते हैं दूसरों का कष्ट, जो लोग लेके आते हैं, जो लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनकी तकलीफों को सुनते हैं और उनके साथ कुछ ऐसी वार्तालाप करते हैं कि उनको राह मिल जाती है। तो ये जो संवादिक थेरेपी होती है, या ये जो संवाद हमारे बीच में होता है, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन अच्छा हो। तो जब हम कम्युनिकेशन अच्छे की बात करते हैं तो उनके ये सारे विचार उसके अंदर आता है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन, जैसा कि अभी विशाल जी पहले भी कह रहे थे कि वो बोलते थे तो, नहीं बोलते थे, मौन रहते थे तो, यानी उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो भी बोलता था। उनके जो उनका जो शारीरिक संकेत था वो भी, और एक को नहीं, दो को नहीं, पूरी भारतवासियों को बोलता था, सबको वो प्रभावित कर पाते थे। और ऐसे ही मैं भी प्रभावित हुई। विशाल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अ, सिर्फ मनोविज्ञान जो जो विषय है, ये केवल ये एक विषय नहीं है। हम लोग किसी चीज की भी बात करें, हम आप लोग एजुकेशन में हैं, हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा में मनोविज्ञान है, प्रबंधन में मनोविज्ञान आधार है, लीडरशिप की बात कर लें, पॉलिटिशियंस की बात कर लें, मार्केटिंग की बात कर लें, सेल्स की बात कर लें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर लें, पब्लिक रिलेशंस की बात कर लें, स्पोर्ट्स की बात कर लें, एंटरटेनमेंट की बात कर लें, मीडिया की बात कर लें, हर चीज में मनोविज्ञान ही आधार है। गांधी जी ने एक बहुत छोटी सी चीज बोली है, बहुत छोटी सी, जिसको मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगी। और हम कहाँ उसका यूज करते हैं और अपने जीवन में हम उसको किस तरह से, मैंने तो उतारा ही है, हम सबको चाहते हैं कि सब लोग अगर उसका अंश उतारें तो शायद शायद बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ना। मैं आपके सामने वो चीज पढ़ रही हूँ, वो अंग्रेजी में है लेकिन उसको मैं हिंदी में उसकी चर्चा जरूर करूंगी। जी उन्होंने कस्टमर, बिल्कुल। ग्राहक के ऊपर एक कथन दिया है। अ कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रेमाइसेस। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। He is not an interruption on our work. He is the purpose of it. He is not an outsider of our business. He is a part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. मैं इसको कहना ये चाह रही हूं कि ये जो उन्होंने कस्टमर शब्द कहा, ये कस्टमर तो सिर्फ एक, इसकी हिंदी ग्राहक है,
पर आप देखिए ना, ये वो क्या कहना चाह रहे हैं, कितने विशाल रूप में ये कहना चाहे उन्होंने। ग्राहक को मेरे अनुसार शायद ईश्वर के समक्ष समझा है। चाहे वो शिक्षक के लिए विद्यार्थी हो, चाहे वो डॉक्टर के लिए मरीज हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस या प्रत्याशी के लिए वोटर्स हो, चाहे वो दुकानदार के लिए ग्राहक हो, चाहे वो खिलाड़ी के लिए दर्शक हो, कलाकार के लिए श्रोता या दर्शक हो, लेखक के लिए पाठक हो, हर कोई कस्टमर है यहाँ पर। मैं फिर से एक बार उस कथन को बताना चाह रही हूँ कि जो ग्राहक है, अगर हम मरीजों की सेवा कर रहे हैं, अगर मरीज हमारे पास नहीं आएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। वो हमारे लिए सब कुछ है, वो हमें ये मौका दे रहे हैं, वो आए हैं इसलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका मिल रहा है कि हम काम कर पाए। तो नेचुरली हम उन पर डिपेंडेंट हैं, वो हम पर डिपेंडेंट नहीं है। वो हमारे काम में व्यवधान बिल्कुल भी नहीं है। वो आके चिल्ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारे कार्य का हिस्सा है, वो उद्देश्य है हमारे कार्य का, उनकी वजह से हम कार्य कर पा रहे हैं। वो हमारा पार्ट है, हमारे कार्य का पार्ट है। हम उन पर कोई एहसान नहीं जता रहे हैं, हम किसी पर कोई एहसान नहीं जता रहे हैं। इनफैक्ट वो हम पर एहसान जता रहे हैं, क्योंकि वो हमें अवसर दे रहे हैं, वो हमें मौका दे रहे हैं ताकि हम अपनी सेवाएं, अपना काम बखूबी से कर पाएं। तो ये चीज जो आपने पूछा कि मैं कब से प्रभावित हुई, मैं इसको बहुत अंदर तक समझती हूँ और इसका पूरी तरह से पालन भी करती हूँ। हमारे पूरे क्लिनिक में जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए काम कर रहे हैं, वो सब इस ट्रेनिंग से गुजरते हैं, इस कथन के ट्रेनिंग से। जी जी जी। बहुत शुक्रिया कौकुली जी, और बहुत सुंदर बात आपने साझा की कि किस तरह से आप, और कब लगा कि गांधी के विचार जो है वो आपको अपने जीवन में भी अपनाने चाहिए, और कहाँ से आप उनसे जुड़ पाती हैं। मुझे लगता है विश्व का हर एक नागरिक जो गांधी को पढ़ता है जानता है, और जानता है क्योंकि हमने शुरुआत में ही वो लोक से जुड़ने की बात की कि कोई भी आंदोलन हो, वो दांडी यात्रा हो, वो असहयोग आंदोलन हो, सब में पूरा देश उनके पीछे चल पड़ता है। तो मैं बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं एक आपसे कुछ सुनना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं दर्शकों से भी अपने कहूंगा कि गांधी आपके लिए क्या है, उस पर कुछ आप टिप्पणी देना चाहें, आप बताना चाहें तो बताइए। कोई सवाल होगा तो जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं एक छोटी सी बात, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कह के फिर मैं गीत के लिए आऊंगा। गांधी का स्त्री उत्थान में भी बहुत काम है कौकुली जी, और एक रचनाकार ने बहुत सुंदर लिखा भी है कि नारियों को था घरों की कैद से तूने निकाला, जो न घूंघट थी उठाती बन गई वह वीर बाला। और किस तरह से जेल भरो आंदोलन जब चल रहा है तो बा के पीछे वो तमाम कितनी हजारों स्त्रियां और सरोजनी नायडू के साथ। तो बड़ा उत्थान, उन्होंने स्त्री उत्थान में तो उनका बहुत एक बड़ा काम है। उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें तो जरूर हमारे दर्शकों से साझा करें कौकुली जी। जी, उन्होंने हमेशा समभाव की बात की, और स्पेशली महिलाओं के लिए या किसी भी वर्ग के लिए उन्होंने समानता को करके भी दिखाया। चाहे वो अछूत की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, उन्होंने एक एक उदाहरण है, तमाम हजारों उदाहरण है जो उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि वो प्रयोग करते थे, वो प्रयोग किया और उससे आगे बढ़े, और उसी से शायद समाज में परिवर्तन धीरे धीरे आया, कि संभव आया। आप कुछ सुनना चाह रहे हैं, मैं महिलाओं के उत्थान पर ही एक गीत आप पेश कर रही हूँ। बहुत सुंदर, स्वागत। ये गांधी जी से संबंधित तो नहीं है, बट क्योंकि आपने इसकी अभी बात रखी तो मुझे लग रहा है कि ये इस समय गाना सटीक होगा कि महिला क्या चाहती है और उसके उत्थान की हम लोग क्या बात कर रहे हैं आजकल। मैं झील हूँ, उकता गई हूँ, अब चाहती हूँ बहना, बौरा गई हूँ। जो भी यहाँ आता है
खामोशियां लाता है, सुलझे हुए लोगों से तंग आ गई हूँ, मैं झील हूँ, उकता गई हूँ, अब चाहती हूँ बहना, बौरा गई हूँ। उस रोज एक लड़की मुझको जगा रही थी, चुन चुन के गोल पत्थर लहरें बना रही थी, कुछ उंगलियां उठी और खामोश हो गई, वो बल खा रही थी, अब मैं गश खा गई हूँ। इस चांद को तो देखो, मुझ में ही झांकता है, अपने लबों को सीकर हर रात जागता है। कम वक्त ने कभी भी एक बात तक नहीं की, धरती की अंजुरी में घबरा गई हूँ। पानी का एक सच है, वो सच है बहते जाना, रस्तों को छोड़ देना, रास्ते नए बनाना। चाहा नहीं था मैंने, रोकी गई हूँ, मैं झील हूँ, उकता गई हूँ, अब चाहती हूँ बहना, बौरा गई हूँ, मैं झील हूँ, उकता गई हूँ। थैंक यू। बहुत सुंदर रचना है काकोली जी, और स्त्री के रूप में बहुत सुंदर बिंब भी आपने गढ़ा, और बहुत सुंदर गायकी से आपने स्त्री को इस रूप में हमारे सामने रखा कि बहुत स्त्री बहुत क्या धन्यवाद। चाहती है असल में। एक और टिप्पणी में विदुष बैटन की तरफ से ही है, मैं वो पढ़ता हूँ कि गांधी जी जी के प्रयोग जिद की हद तक चले जाते हैं, उनके डर से भीतर से सहमत न होते हुए भी व्यक्ति मानने के लिए मजबूर होता है। क्या इसका नकारात्मक प्रभाव कोमल मन पर नहीं पड़ता? आपके मनोवैज्ञानिक के स्पेशलिस्ट होने के नाते आपसे पूछना चाहते हैं, इस पर मनोविज्ञान क्या कहता है? कपूली जी, आपके लिए ये प्रश्न है। जी, गांधी जी का एक कथन मैंने कभी पढ़ा था कि आप किसी भी चीज का विरोध करते हैं, या जब आप बहुत एक फॉर्मली कोई बात कहते हैं, तो लोग पहले आपको इग्नोर करते हैं, नहीं सुनते हैं, और उसके बाद आप पर हंसते हैं, और उसके बाद वो गुस्सा होते हैं और लड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, और तब समझो कि आप जीत गए हैं। यानी वो जो परसिस्टेंस वाली चीज मैं शुरू से कह रही हूं कि किसी भी कथन में जो सत्यता और कम्युनिकेशन की दृढ़ता होती है, वो अगर लगातार हम करते रहेंगे, सत्यता होती है और दृढ़ता होती है, और हम लगातार वो करते रहेंगे, शुरू में हंसी आएगी, विरोध होगा, गुस्सा आएगा, लेकिन जब गुस्सा आएगा सामने वाले को तो वो सोचेगा। तो जो निगेटिव असर की बात होती है वो नहीं निगेटिव होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो सोचना वहां से शुरू करते हैं ना। हम उनके इतने जितने भी हम लोगों ने अभी भी उदाहरण बताए हैं, चाहे महिलाओं का हो चाहे कुछ भी हो, वो अगर हम देखें, क्या उनके विरोध नहीं हुए, क्या उनको इग्नोर नहीं किया गया, क्या उनके साथ क्या उनके साथ लड़ाई नहीं हुई, हुई, लेकिन वो डटे रहे, वो करते रहे, वो उसी तरफ बढ़ते रहे, और पूरा कारवां गुजरता गया उनके साथ, और वो सब उनके साथ हो लिए। अल्टीमेटली जीत अपनी होती है, अगर वो सत्य हो, अगर वो दृढ़ हो, अगर वो अहिंसात्मक हो, तो वो जरूर दृढ़ होती है। अगर हम शुरू से ही लड़ने लगेंगे तो उसका निगेटिव बहुत ज्यादा होता है, पर हम निगेटिव कह ही नहीं रहे हैं,
आपको निगेटिव लगता है और आप जब उसके बारे में सोचते हैं तो जरूर पॉजिटिविटी भी असर करती है आप पर, ये साइकोलॉजी कहती है। मैं उनकी तस्वीर नहीं देख पा रही हूँ। विशाल जी, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। आप स्क्रीन पे दिख रही हैं। आप मेरी आवाज आ रही थी? जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। मैं आपको शायद बीच में थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। अभी अभी वीडियो और मेरी बातचीत भी अभी मैं क्लियर देख है। पा रही जी जी। ककोली जी, मैं यही कह रहा था कि पूरा विश्व जैसा मैंने कहा कि आज उत्सव के रूप में गांधी जयंती को मना रहा है, तो अगर कुछ अपनी पसंद का भी आप जो आपका फेवरेट हो गायन में, वो अगर कुछ सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को और श्रद्धांजलि के रूप में भी, और एक उत्सव की तरह हम सब आज का दिन तो मना रहे हैं, आप कुछ भी जी अपनी पसंद से। जी, क्योंकि समय भी हो रहा है और जी मैं रामधुन से इसको अंत करना चाहूंगी। अगर कोई और प्रश्न नहीं है और कोई और कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं जरूर कहूँगी। रामधुन से पहले मैं दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगी धन्यवाद का। मेरी आवाज इको हो रही है या आ रही है? ठीक, मुझे इको हो रही है, आ रही है। जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि आपकी आवाज आ रही है। जी ठीक है। मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप कोहली सबका। जी, आप एक बार एग्जिट होके दोबारा जुड़िए अगर आप सुन पा रहे हैं तो। हाँ जी, आप एक बार एग्जिट हो जाइए स्टूडियो से और दोबारा जुड़िए। हाँ, कुछ तो दिक्कत हो रही है। एक मिनट। जी আবার আবার জোড়ো লিভ হয়ে গেছে। না না, এটা তো অন্য কিছু। ठीक है, अब ठीक है? आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी, मैं अंत में गांधी जी का प्रिय रामधुन गाना चाहूंगी, क्योंकि ये वीडियो पर हो रहा है। मैं चाहती तो सबको जोड़ती, लेकिन वो शायद नहीं हो पाएगा, फिर से इको होगा। मैं उससे पहले बस एक लाइन ये कहना चाहूंगी कि जितने भी श्रोताओं से अभी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब की वजह से मैं आज हूं, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, आपको तो है ही, क्योंकि आपने मुझे जोड़ा, मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया। और आपसे जुड़ने के लिए मैं एक और शख्स को धन्यवाद देना चाहूंगी, वो है डॉक्टर भारती सिंह, जो कि मेरी बचपन की मित्र भी हैं, और उनकी वजह से मैं आपसे जुड़ी, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी देना चाहूंगी। और अंत में मैं मेरा पसंद और नेचुरली महात्मा गांधी जी का की पसंद, सबका पसंद। जी काकोली जी, आप रामधुन शुरू करें उसके पहले नेहा सोनी जी की एक टिप्पणी है, वो मैं एक बार कह देता हूं कि गांधी जी ने जिस राम राज्य का विचार हमारे सामने रखा था वह आज हमें पूर्ण रूप से नहीं दिखता है। आपके विचारों से गांधी जी के राम राज्य की कल्पना कहाँ तक अमल कर पाई है? आप इस पर कुछ कहें और फिर हम लोग रामधुन सुनेंगे। नेहा सोनी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। सबके अपने अपने विचार हैं, और क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें भी सबकी अपनी अपनी टिप्पणियां हो सकती हैं, अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। ठीक है, राम राज्य का विचार जो रखा था वो नहीं दिखा,
लेकिन पूर्णतः नहीं दिखा, ये भी शायद मेरे विचारों में नहीं है। अब झलक अभी भी है, कल्पना अभी भी है, और दिखा था, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे ऐसे अनुयायी हैं, ऐसी चीजों को मतलब लेके आगे बढ़ रहे हैं जो उनके विचारों के समकक्ष है या उनके विचारों से मिलता जुलता है, यानी सत्य, अहिंसा, क्रोध नहीं करना। हमारी गीता में भी यही कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है, और गांधी जी ने तो करके दिखाया था। तो कोई कुछ जो हमको करना है, हम देखना चाह रहे हैं, वो सब जिम्मेदारी शायद हम सबकी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो राम राज्य वापस लाएं। और राम राज्य का मतलब जरूरी नहीं है कि वो राम राज्य, लेकिन विचारों में राम राज्य, कल्पनाओं में राम राज्य, शायद व्यवहार में राम राज्य अगर हम लोग लेके आएंगे तो डेफिनेटली हम सब कामयाब होंगे। तो मेरे पर्सपेक्टिव में वो पूरी तरह से गया नहीं है, कुछ बाकी है और अभी भी हो रहा है, उसका हो ही रहा है। राम राज्य की मैं ये कहूंगी कि अगर राम राज्य हम लोग वो उद्देश्य है, अगर हम लोग अपनी साइकोलॉजी की भी बात करते हैं तो वो उद्देश्य है। अगर हम लोग राम राज्य नहीं बनाएंगे तो मेंटल इलनेस इस कदर बढ़ जाएगा कि शायद वो हो रहा है, उसकी तादाद बढ़ने लगी है, और परसेंटेज पूरे भारत में इंडिया कैपिटल बन रहा है। और अगर हम लोग सिर्फ इंडिया की बात करें, डिप्रेशन का और बहुत, सो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा उद्देश्य है कि हम उस तरफ बढ़ें, और वो हम लोग जरूर सब लोग मिलके ही कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कौकोली जी। और विदुष बैटन परिवार कह रहा है कि रामधुन से पहले आप अपनी पसंद का कुछ जरूर सुनाएं, फिर हम रामधुन आपसे सुनेंगे। मैंने कौकोली जी। शायद मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऑलरेडी 16:59 हो चुके हैं। क्या हम लोग के समय की पाबंदी समय की नहीं है? सीमा तो आपको सुनने के लिए तो हम सब बहुत उत्सुक हैं, और उसी दिन से उत्सुक हैं जब से आपसे बात हुई थी। तो समय की का कोई बंधन नहीं है, और आप थोड़ा सा समय, आपका चूंकि बहुत बहुमूल्य समय मिला है हमें, और फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा, तो आप जरूर कुछ अपनी पसंद का हमें सुनाएं। चलिए, मुझे थोड़ा सा उसके लिरिक्स निकालने दीजिए। मैं बिल्कुल, और मुझे अभी भारती जी का भी कमेंट आ गया है कि ये गीत जो है वो आपकी पसंद का। ओके। मेरा भारती शायद समझ वो कर पाएगी। मैं फिर से एक शुभा मुद्गल जी का ही गा रही हूँ। मैंने पहले वाला भी शुभा मुद्गल जी का ही गाया था, और मैं शुभा मुद्गल जी के एक और गीत गा रही हूँ। और ये रिश्तों पर आधारित है। अभी जिन्होंने बात की और जिसकी बात मैंने जो आंसर में बात कही कि जब तक हम लोग इंटरैक्शंस अच्छा नहीं करेंगे, रिश्ते नहीं बनाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक फिर वो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि फिर से राम राज्य और वैसा साम्राज्य हम बना पाए। तो ये रिश्ते पर आधारित एक गीत है जिसको मैं यहाँ गाना चाह रही हूँ। भाई रे, रिश्तों की डगर है मुश्किल, ऐसे ना मिलेगी मंजिल, चलना तो संभल संभल के। भाई रे, रिश्तों की डगर है मुश्किल, ऐसे ना मिलेगी मंजिल, चलना तो संभल संभल के। डोर ऐसी जोड़ना जो गांठ मन की
खोले, एक रिश्ता जो तेरे दिल का कोना छूले, कांच सा नाजुक नहीं, शीशे जैसा साफ, भाई रे रिश्तों की डगर है मुश्किल, ऐसे ना मिलेगी मंजिल, चलना तो संभल संभल के, रिश्ता जो चाहे रूठ जाए पर मना ले आए, आंखों में है सीलन मगर मुस्कुराने आए, पत्तों सा ना उड़ जाए, शामों सा ना ढल जाए, बुझते हुए रास्तों पे उम्मीद सा जल जाए, फूल सा मुरझाए ना खुशबू की वो बात, भाई रे रिश्तों की डगर है मुश्किल, ऐसे ना मिलेगी मंजिल, चलना तो संभल संभल के, रिश्ता जो जिसमें दूरियां हो, सांस आए जाए, तेरा भी अपना गीत हो, वो भी कोई गीत गाए, खुद को मिटाना ना चाहे, तुझको बदलना ना चाहे, जैसा भी है तू तुझको वैसे ही तू अपनाए, हो ना अंधियारा घना रात का वो ख्वाब, भाई रे रिश्तों की डगर है मुश्किल, ऐसे ना मिलेगी मंजिल, चलना तो संभल संभल के, चलना तो संभल संभल के। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर काकोली जी, और रिश्तों को प्रदर्शित करता हुआ इतना खूबसूरत गीत आपने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। हम लोग अभी रामधुन आपसे सुनेंगे, और उस रामधुन के माध्यम से जिस तरह से समरसता का संदेश गांधी जी ने दिया है, लगातार वो समरसता आपके काम में भी दिखती है। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप रामधुन प्रस्तुत करें। जी जी जरूर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम,
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत सुंदर इस गीत के माध्यम से जिस तरह से गांधी ने संदेश दिया समाज में समरसता का, और विदुष पैटर्न लगातार समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। आपके गीत ने इसमें एक और सुंदर अध्याय जोड़ दिया और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज ने आज का दिन बहुत सुंदर बना दिया। कुछ टिप्पणियां आपके लिए हैं, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इतने सुमधुर गायन और सार्थक संवाद से हम आज का दिन मना पाए, इसके लिए डॉक्टर काकोली रॉय जी का बहुत बहुत आभार। उनसे जोड़ने के लिए प्रोफेसर भारती सिंह जी का भी बहुत आभार। बहुत सुंदर आवाज में आपने आज पूरी प्रस्तुति दी। आपकी बातचीत ने हमें बहुत बहुत समृद्ध किया। भारती जी लगातार टिप्पणियां दे रही हैं, मैं बार बार आपको भी आभार व्यक्त करता हूं। और योगेंद्र आहूजा जी ने अभी हमसे जुड़े और उन्होंने कहा कि आपका दिल छू लेने वाला सुमधुर गायन स्मृति में हमेशा बना रहेगा। संवाद और रिश्तों की अहमियत को रेखांकित करती आपकी बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं हम सबके लिए। प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा जी भी हमसे जुड़े और उन्होंने आज के संवाद को, वार्तालाप को, आपके गायन की सराहना की। सब मिलजुल कर ही एक सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। रितु जी ने इस कार्यक्रम पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि बहुत सुंदर और सार्थक शाम आपके साथ हमारी बीती। आज का दिन एक उत्सव की तरह हम मना रहे थे और आप जुड़ी तो ये और भी खूबसूरत हुआ। यही सेम अनुभूति मुझे भी हो रही है। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूरे विदुष पैटर्न परिवार की ओर से और हमारे सभी सुनने और देखने वाले दर्शकों श्रोताओं की ओर से आपका बहुत आभार। और आपके विचारों का इतना सुंदर समन्वय हम सब देख रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। कुछ भी अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे उससे लाभान्वित होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और सुमित्रा नंदन पंत की इन पंक्तियों के साथ आज की शाम में आप सबसे हम विदा लेंगे। देख रहा हूँ शुभ्र चांदनी का सा निर्झर, देख रहा हूँ शुभ्र चांदनी का सा निर्झर, गांधी युग अवतरित हो रहा जन धरणी पर, गांधी युग अवतरित हो रहा जन धरणी पर। बहुत बहुत आभार एक बार फिर से।